पता है कि इस यात्रा में मैं किन किन शहरों से गुजरूंगा, क्या 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 मकाम आएंगे, क्या क्या ऐसे ऐतिहासिक घटना हुई थी ए के विकसित होने के दौरान। तो हम उस पे आज सिर्फ एक सरसरी नजर मारेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था और सुनील भाई ने कहा था कि डिटेल में तो इनकी जानकारी हम जब किताब पढ़ेंगे तो आएंगी, लेकिन लेट्स सी व्हाट वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू एंड व्हाट वर द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। उससे हमको थोड़ा सा आइडिया होगा। और ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा होमवर्क था जब मैं कल सारे लैंडमार्क्स पढ़ रहा था। उसमें नई नई पर्सनालिटीज के, यानी कि नए नए लोगों के नाम आ रहे थे, और ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम आ रहे थे जिनका नाम मैंने पहले नहीं सुना था, क्योंकि मैं इतिहास की गहराइयों में कभी नहीं गया था। एक ये एक आई ओपनिंग और बहुत ज्यादा एक लर्निंग प्रोसेस है इस किताब को पढ़ना। और मैं ग्रुप का आभारी हूँ कि ग्रुप ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। और मैं ग्रुप का आभारी इसलिए भी हूँ क्योंकि हमने इस किताब का चयन किया। वी चोज टू रीड दिस बुक। आई वाज थिंकिंग ऑफ डॉक्टर बॉब एंड द गुड ओल्ड टाइमर्स। लेकिन देखो, होता वही है जो सही होता है। ईश्वर की आवाज ग्रुप में गूंजती है, निकल के आती है, और जब हम उसके ऊपर छोड़ते हैं तो हमेशा सही फैसला सामने आता है। तो लेट्स गो टू और ए कम्स ऑफ एज बुक। जिन भाइयों के पास किताब है, रोमन न्यूमरल 7 से लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री, और ये 5 पेज का है। जैसे कि मैंने कहा था, मैं सरसरी नजर मारूंगा, लेकिन तभी भी मेरे को लग रहा है मेरे को कम से कम 25 से 30 मिनट लगेंगे दोस्तों। प्लीज बेयर विद मी, बिकॉज वी वांट टू टच ऑल द इवेंट्स। हम, जैसे मैंने कहा था, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन हर एक को छू के देखते हो। जो जो चीज हमारे लिए, जिससे हम अपरिचित हैं, उस पर थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये यात्रा शुरू करते हैं हम 1934 की समर से, जब डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने प्रोनाउंस किया, यानी कि घोषित किया ये बात को, कि बिल डब्ल्यू एक होपलेस अल्कोहलिक है। होपलेस का मतलब होता है नाउम्मीद, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो सुधार से असंभव स्थिति में आ गया है। सुधार उसके लिए असंभव सा है, होपलेस है। वहां से ये यात्रा शुरू होती है, और ये यात्रा जाती है 1988 तक, जब लुइस विल्सन, यानी कि बिल डब्ल्यू की वाइफ का निधन होता है। तो आप शुरू करते हैं कि 1934 की समर से डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ प्रोनाउंसेस बिल डब्ल्यू अ होपलेस अल्कोहलिक। इसके बारे में हमको पता है, हमने बिल डब्ल्यू की स्टोरी में पढ़ा है। 1934 अगस्त, ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स सोबर अप एबी टी, अ फ्रेंड ऑफ बिल। एबी थैचर, बिल का दोस्त, सोबर हुआ ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जरिए, और उसने एडी विजिट्स बिल एंड टेल्स हिज स्टोरी, नवंबर 1934 में उसने अपनी कहानी बिल को सुनाई। उसके बिल डब्ल्यू के घर के किचन में जो उनकी ऐतिहासिक जो एक मीटिंग हुई थी, मिलन हुआ था उनका, उसके बारे में हमने भी पढ़ा हुआ है, बिल स्टोरी में भी और वैसे भी। तो ये 1934 नवंबर। 1934 दिसंबर में बिल को टाउन्स हॉस्पिटल में जब तीसरी या चौथी दफे अपने इलाज के लिए गया वो, तो उसको एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ टाउन्स हॉल के अपने कमरे में। इसके बारे में उसने डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ को बताया, और वहां से उसके बाद उसने शराब नहीं पी। सोबर अप। दिस वाज 11 दिसंबर 1934। दिसंबर 1934 में ही बिल ने दूसरे अल्कोहलिक्स के साथ काम करना शुरू किया, और दिसंबर 1934 से मई 1935 तक उसने कईयों के साथ काम किया, लेकिन एक को भी सोबर नहीं कर पाया। लेकिन बिल डब्ल्यू इस दौरान खुद सोबर। 1935 मई में डॉक्टर बॉब और बिल का ऐतिहासिक मिलन जो हुआ था एक्रोन में, जब बिल वहां गया था, हमने अभी पढ़ा है, विजन फॉर यू में भी पढ़ा है, बिल स्टोरी में पढ़ा था। तो जब मिला था डॉक्टर बॉब से, तो उसने एक्रोन में जब वो गया था अपने व्यवसायिक काम से, वो काम तो हुआ नहीं, लेकिन उसको डॉक्टर बॉब से उसका पहली बार परिचय हुआ 1935 मई में। जून 1935 में 10 जून को डॉक्टर बॉब ने अपनी लास्ट ड्रिंक पी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का गठन हुआ, उसको हम अपना फाउंडर्स डे मानते हैं, क्योंकि को फाउंडर जो था हमारा डॉक्टर बॉब, वो उस दिन स्थायी रूप से सोबर हुआ 10 जून 1935 में। 1937 में न्यूयॉर्क ए सेपरेट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स। अभी तक जो था, जो न्यूयॉर्क के अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य थे, दे वर क्लोजली वर्किंग विद ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के अंदर ही उन्होंने अपना अलग सा ग्रुप बनाया था। उनका वो बोलते थे ड्रंकन स्क्वाड, या शराबियों का एक
गुट जो था अलग था, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की छत्र छाया में ही थे। 1937 में वो अलग हुए और उनका अपना अलग अस्तित्व बना, एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। और ए का एक तरीके से एक अपने अपने आप में अस्तित्व बना और उन्होंने अपना गठन किया अल्कोहलिक्स एनोनिमस का न्यूयॉर्क में। 1937 नवंबर में डॉक्टर बॉब एंड बिल का मीटिंग जो एकरॉन में काउंट रिजल्ट्स 40 केसेस ऊपर फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ सर्टेन सक्सेस, जब एक ब्यौरा दिया उन्होंने और देखा कि उन्होंने जो अपना काम किया उससे क्या परिणाम निकल गए हैं, एक चेकलिस्ट बनाया उन्होंने, एक एनालिसिस करी, एक विश्लेषण किया कि जब हमने अभी तक जो काम किया है उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या हम किसी मार्ग पे जा भी रहे हैं कि नहीं। और ये चीज आंकड़े ही बताती है। हालांकि ए में कोई आंकड़ों का खास हमारे पास ऐतिहासिक जो क्रम है या ऐतिहासिक डेटा नहीं है, लेकिन जब किसी चीज की सफलता देखती है, हमको ये देखना है कि कोई चीज काम कर भी रही कि नहीं, तो आंकड़े ही वो उस चीज का जवाब देते हैं। अगर मैं कंपनी चला रहा हूँ, देख रहा हूँ या मैं 3 साल से कंपनी चला रहा हूँ, क्या हासिल क्या किया मैंने, और हासिल क्या किया मैंने, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, कितना मैंने काम किया, कितनी प्रोडक्शन करी, कितने पैसे कमाए, कितने लोगों को मैंने आश्रय प्रदान किया, इन सब चीजों से ये इस चीज का पता चलता है कि मेरी कंपनी कितनी सफल है या नहीं है। तो जब इन्होंने आंकड़े लगाए तो देखा कि 40 आदमी से ऊपर हो गए। फर्स्ट रियलाइजेशन, ये पहली चीज थी जिसमें आंखें खुली कि हाँ सर्टेन सक्सेस, ये निश्चित रूप से ये प्रोग्राम जो है वो काम कर सकता है, इस बात का एहसास हुआ। 1938 फरवरी, जॉन डी रॉकफेलर is contacted, gives $5,000, refuses to give more, saves A from questions। इसके बारे में विस्तार में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन रॉकफेलर फाउंडेशन जो था वो चैरिटेबल डोनेशंस यानी कि चंदा वगैरह देने में बहुत माहिर था, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस उनके पास गया क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे आगे बढ़ने के लिए, बिग बुक छापने के लिए, कई चीजों का उन्होंने फैसला किया था, उसके लिए उनको पैसे चाहिए। लेकिन रॉकफेलर ने एक बारी वन टाइम $5,000 की पेमेंट करी और आगे पैसे देने से मना कर दिया। भगवान की आवाज निकली कि अगर पैसे दूंगा तो एक तरह से प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी ए में, जो उसके लिए ठीक नहीं है। अल्टीमेटली ए को सेल्फ सपोर्टिंग होना जरूरी है। एक बार पैसे दूंगा, बार बार नहीं दे पाऊंगा, एक बार ही $5,000 दिए, ये बोला कि इससे ज्यादा भी नहीं दूंगा और इसके बाद भी नहीं दूंगा। तो ए को सेल्फ सपोर्टिंग होना सिखाया उसने। और इसमें कई और भी नॉन अल्कोहलिक लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। उनमें से एक था विलार्ड रिचर्डसन, जो डॉक्टर बॉब के ब्रदर इन लॉ का एक जानकार था, और वो रॉकफेलर फाउंडेशन के चैरिटेबल एक्टिविटीज जो थी उसमें उनका सलाहकार था, डॉक्टर विलार्ड रिचर्डसन। इसके बारे में भी किताब के बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज आएंगी और उनको सिर्फ हम अभी छू के निकलेंगे, अंदर स्किन के बारे में और भी बहुत बात। 1938 में अल्कोहलिक फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड ट्रस्टीशिप फॉर ए। अल्कोहलिक फाउंडेशन जो था अभी तक जो था एक अलग सी एंटिटी थी और ए से अलग थी, लेकिन उन्होंने एक ट्रस्टीशिप ऑर्गेनाइज करी कि वो ए को कुछ पैसे देंगे या ए के साथ वो मिलके आर्थिक रूप से काम करेंगे। 1938 में बिगिनिंग ऑफ राइटिंग ऑफ द बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस, हमारी जो बिग बुक थी इसकी लिखने की शुरुआत हुई मई 1938 में, और 38 दिसंबर में 12 कदम लिखे गए, 12 स्टेप्स, हाउ इट वर्क्स चैप्टर में। इसके बारे में भी हमने इतिहास में पढ़ा। 1939 में मेंबरशिप जो थी वो 100 तक पहुंची, और 1939 अप्रैल में द बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस वाज पब्लिश्ड, बुक का प्रकाशन। 1939 में ही डॉक्टर फॉस्टिक्स बुक रिव्यू, अब ये बहुत एक अहम लैंडमार्क है, इस पर जरूर थोड़ा सा घुसूंगा मैं इसके अंदर। डॉक्टर फॉस्टिक्स, डॉक्टर हेनरी एमर्सन फॉस्टिक, born 1878, died 1969। अब आप देखेंगे 1878 में बॉर्न था ये, बिल डब्ल्यू 1896 में बॉर्न था, दैट मींस ही वाज अबाउट 18 years elder टू बिल डब्ल्यू। डॉक्टर हेनरी फॉस्टिक्स अपने टाइम का, उस समय का एक जाना माना धार्मिक सदस्य था, एक प्रतिष्ठित और जाना हुआ
धार्मिक महापुरुष था। रिवरसाइड चर्च थी न्यूयॉर्क में, उसका वो मुख्य पास्टर था, यानी कि मुख्य पादरी था। वहां से उसने शुरू किया, और एक धार्मिक, ही वाज अ अथॉरिटी ऑन रिलीजन एट दैट टाइम, लेट मी पुट इट दिस वे। यानी कि धार्मिक कार्यों में उसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और उसकी बहुत प्रतिष्ठित धार्मिक इंसान। जब उसने बिग बुक पढ़ी और बिग बुक का रिव्यू लिखा, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि जब उसने बिग बुक का रिव्यू लिखा, उसने बिग बुक का और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का समर्थन भी किया और सराहना भी करी। दैट मीन्स ही सपोर्टेड इट, अप्रूव्ड ऑफ इट, एंड ऑल्सो अप्रिशिएटेड। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। क्यों? क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब ऐसा प्रतिष्ठित धार्मिक पुरुष जब किसी किसी चीज को समर्थन देता है, तो उसका असर जो है वो आम आदमी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। लेट्स रिमेंबर दिस नेम, डॉक्टर हेनरी एमर्सन फॉस्टिक, born 1878, died 1969. The book Alcoholics Anonymous was published in 1939 April. In 1939 summer, Midwest A's withdraw from Oxford Group, A fully on its own. मिडवेस्ट एज की जब बात करते हैं हम, तो एक्रॉन और क्लीवलैंड की बात करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा ए के सदस्य थे। क्लीवलैंड में क्लेरेंस स्नाइडर था, और एक्रॉन में डॉक्टर बॉब थे, मेरे को फाउंडर। इन्होंने जो काम किया, वो ए का जो है गठन नहीं किया, ए का जो विस्तार जो है, वो इन दो जगहों पे मिडवेस्ट एज में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती गई। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप के छत्रछाया में थे अभी तक ये लोग, और ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग हुए, ए का अपना अलग से अस्तित्व बना, फुली ऑन इट्स ओन, अपने में अलग हो गए, अपना उनका अलग ढांचा बना, और स्थायी रूप से उस दिन के बाद से ऑक्सफोर्ड ग्रुप की छत्रछाया से वो अलग। Coming to 1939 September, sudden expansion of Cleveland proves A can grow to great size. Cleveland में जैसे बढ़ावा हुआ तो पता चला, इस बात का जो एहसास हुआ, जैसे मैंने कहा था, जब आंकड़े बताते हैं कि कितने लोग जुड़ रहे हैं, तो पता चला कि हाँ, ए जो है बहुत ज्यादा विस्तार हो सकता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। 1939 दिसंबर में फर्स्ट ए ग्रुप इन मेंटल इंस्टीट्यूशन रॉकलैंड स्टेट हॉस्पिटल न्यूयॉर्क, रॉकलैंड स्टेट हॉस्पिटल न्यूयॉर्क का, जिसके बारे में हमने पढ़ा है विजन फॉर यू में। जब हेनरी पार्कहर्स्ट ने ए के पब्लिक इंफॉर्मेशन का काम किया था, तो यहाँ इस हॉस्पिटल में भी ए के मेंटल इंस्टीट्यूशन में ए के ग्रुप खुला। 1940 में रिलीजियस लीडर्स अप्रूव एज फादर डाउलिंग डॉक्टर फॉर फ्रंट रनर्स ऑफ रिलीजियस लीडर्स, सॉरी रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो वरिष्ठ पुरुष थे, प्रतिष्ठित, उन्होंने ए को समर्थन दिया। और इनमें दो नाम जो है वो अहम रूप से सामने आ रहे हैं, फादर डाउलिंग, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, एंड डॉक्टर फॉस्टिक, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। दे वर फोररनर्स। ये इस अभियान में, यानी कि धार्मिक लोगों का समर्थन जो ए को मिला, उस अभियान में ये दोनों प्रमुख रूप से आगे थे। और भी लोग थे जिन्होंने योगदान दिया, धार्मिक पुरुष, लेकिन इन दोनों का नाम अहम आता है क्योंकि वो सबसे आगे वही लोग, ये दो थे। फर्स्ट वर्ल्ड सर्विसेज ऑफिस फॉर ए was opened in 1940 फरवरी, 1940 फरवरी में ही फर्स्ट ए क्लब हाउस जो था वो खुला था, अगेन इन वेस्ट 24th स्ट्रीट न्यूयॉर्क। 1940 फरवरी में ही रॉकफेलर का डिनर हुआ, जिसके बारे में भी हमने बात करी थी, जहां पे उन्होंने ये फैसला किया था कि ए को कैसे वो किस रूप से मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का उसमें फैसला हुआ। 1941 मार्च में सैटरडे इवनिंग पोस्ट, ये भी एक अहम लैंडमार्क है, जो जॉन अलेक्जेंडर की, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ। जॉन अलेक्जेंडर ने सैटरडे इवनिंग पोस्ट में जब आर्टिकल डाला ए का, बिल डब्ल्यू के साथ क्लोजली काम करते हुए, तो एकदम फिर से एक्सपेंशन हुई पूरे कंट्री में, और मेंबरशिप जो थी 1941 में जंप हुई 2000 से 8000 साल के अंत तक। और एक स्टेज ऐसी थी, 1 मार्च को ये पोस्ट हुआ था, आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और 12 मार्च तक 918 फोन आए थे, यानी कि 9 दिन में, सॉरी 12 दिन में, जिसमें से 2 संडे थी, 918 फोन आए थे, यानी कि प्रत्येक दिन कम से कम 80-90 फोन आए एक दिन में। और रूथ हॉक जो थी वो उन फोन्स को रिसीव कर रही थी,
यानी कि अगर एक फोन में 3-4 मिनट भी लगे तो 8-9 घंटे तक फोन बंद नहीं हुआ, और सदस्यता 2000 से 8000 तक जंप करी। और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा मैं कि इसी आर्टिकल का एक फॉलो अप था, तो ये बातें मेरे को भी नहीं पता थी, लेकिन जब गहराइयों में जाते हैं तो बहुत सारी चीज निकल के आती है। मैं मैं जैसे जैसे मेरे को पता चलता है मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ और कह जाऊंगा, बिकॉज ओनली एन अल्कोहलिक लाइक मी एंड एन अल्कोहलिक लाइक यू वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस। तो इसका एक फॉलो अप भी हुआ था 1950 के एक आर्टिकल में, और उसमें उसमें वो उस आर्टिकल का शीर्षक था द ड्रंकर्ड्स फ्रेंड। तो 1950 में इस आर्टिकल का फॉलो अप भी होता, जो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब गहराइयों में जाते हैं तो बहुत कुछ पता चलता है। ये फॉलो अप आर्टिकल था जॉन अलेक्जेंडर द्वारा 1950 में। 1942 में फर्स्ट प्रिजन ग्रुप सैन क्विंटन कैलिफोर्निया में, यानी कि जेल के अंदर एक एक ग्रुप जो बना था, पहला ग्रुप जो बना था 1942 में कैलिफोर्निया के सैन क्विंटन होटल में। और 1944 में जून में ए ग्रेव पाइन, जो मानसिक एक मैगजीन है, एक ही हमने पढ़ी है, दो लोगों ने देखी भी है, इसके बारे में बात भी करी है, वो एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि वो स्थायी रूप से शुरुआत हुई थी। 1945 में डॉक्टर सिल्कवर्थ एंड टेडी आर begin work at the Knickerbocker Hospital, New York. They treat 10,000 cases in the next 10 years. Knickerbocker Hospital, New York के suburbs का हॉस्पिटल है, जो एक चैरिटेबल, यानी कि एक मुफ्त इलाज होता है या सस्ते में इलाज होता है, और गरीबों का हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में मुफ्त में डॉक्टर सिल्कवर्थ और टेडी आर दोनों डॉक्टर थे, उन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। 1946 12 editions of A first formulated and published, प्रकाशन हुआ पहली बारी 1946 में 12 कदमों का। ये 12 कदमों का प्रकाशन हुआ, अभी अपनाए नहीं गए थे, 1950 में जाके कन्वेंशन में अपनाए गए, आगे आता है वो। 1949 में अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन रिकॉग्नाइजेस ए, अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन ने ए को अपना समर्थन दिया, उसकी पहचान को स्थायी रूप से उन्होंने माना। 1950 जुलाई में फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन एट क्लीवलैंड, 15 साल एक शुरुआत के बाद क्लीवलैंड में पहली अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, और यहां पे आके 12 स्टेप्स अडॉप्ट हुए। 1950 नवंबर में हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉब दुखद। 1951 फर्स्ट जनरल सर्विसेज कॉन्फ्रेंस मीट्स बिगिनिंग अ 5-year experimental period linking A's trustees with the entire fellowship. 1951 अक्टूबर लास्कर अवार्ड, लास्कर अवार्ड एक अवार्ड था जो अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, एल्बर्ट और मैरी लैकर एक दंपति थे जिन्होंने इस अवार्ड का गठन किया था, और ये अवार्ड जो था वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दिया गया सैन फ्रांसिस्को में बाय अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन। लास्कर अवार्ड जो मिला योगदान, अल्कोहलिज्म में योगदान और अल्कोहलिक्स की मदद करने में जो काम किया था आईए में, उसकी मान्यता मिली ए को और उसको पुरस्कृत किया गया। 1953 जून में द बुक 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस वाज पब्लिश्ड, 12 में 12 किताब जो हम पढ़ चुके हैं दोनों सब मिलके, तो ये 1953 में इस किताब का गठन था, इस किताब को प्रकाशित किया गया था जून 1953 में। आगे बढ़ते हुए अक्टूबर 1954 में अल्कोहलिक फाउंडेशन बिकम्स द जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ ए, द ओरिजिनल आइडिया ऑफ एन ऑल पर्पस फाउंडेशन वाज अबैंडन्ड। अल्कोहलिक फाउंडेशन एक अलग से एक एंटिटी थी, एक अलग से इसका था, लेकिन इसको हटा के जनरल सर्विस बोर्ड ए के अंदर ही गठित हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे अल्कोहलिक फाउंडेशन थी वो फेड आउट होती गई, और ए में ही एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिससे सारे काम होते थे सर्विस रिलेटेड। 1955 जुलाई में 20th एनिवर्सरी कन्वेंशन एट सेंट लुइस, ये बहुत ऐतिहासिक कन्वेंशन है, और अंदर किताब के अंदर इस कन्वेंशन के बारे में बहुत कुछ करेंगे, बिल ने क्या क्या बोला, क्या क्या इस कन्वेंशन में चीजों के बारे में बात हुई, कुछ किन लोगों ने कन्वेंशन को अटेंड किया, इसके बारे में विस्तार में किताब के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बता दें 20वीं कन्वेंशन थी, 20th एनिवर्सरी, यानी कि 20वीं एनिवर्सरी, 20 साल हो गए थे एक को, और सेकंड एडिशन ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस पब्लिश्ड, दूसरा एडिशन जो था हमारी बुक का प्रकाशित हुआ जुलाई 3 को। 3 लेगेसीज ऑफ रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस टर्न्ड ओवर टू द मूवमेंट बाय इट्स ओल्ड टाइमर्स। ये के जो ओल्ड टाइमर्स थे
लेड बाय बिल डब्ल्यू। उन्होंने जो 3 विरासत में, जैसे मैंने कहा था, लेगेसीज जो मिली थी रिकवरी, यूनिटी और सर्विस की, वो उन्होंने हैंड ओवर करी। यानी कि अभी तक ये लेगेसीज जो थी वो ओल्ड टाइमर्स के साथ ही चल रही थी, उनके हाथ में थी। वो इसका इन तीनों लेगेसीज को प्रमोट कर रहे थे, इन लेगेसीज का ध्यान रख रहे थे। ये हैंड ओवर करी गई, यानी कि उनको अलग किया गया और व्यक्ति विशेषों पे जो निर्भरता थी एक ही, वो यहाँ आके खत्म। In 1956, creation of Public Information Committee to assume charge of public relations with हेतु हैंडल्ड बाय। अब पीआई का काम सारा बिल डब्ल्यू देख रहा था अभी तक। अब जाके यहाँ पे पीआई की एक कमेटी बननी शुरू, जिसने सारा ए का जो पीआई से रिलेटेड कार्यकर्ता थे उनका चुनाव हुआ, उनका चयन हुआ और उन्होंने टेक ओवर किया पीआई का काम। 1957 में क्रिएशन ऑफ फर्स्ट ओवरसीज जनरल सर्विसेज ऑफ बोर्ड इन ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ए कम्स ऑफ एज पब्लिश्ड इन अक्टूबर। ए कम्स ऑफ एज जो किताब में पढ़ रहे हैं 1957 के अक्टूबर में पब्लिश हुई। ए मेंबरशिप हैज रीच्ड ओवर 20,000 and 7,000 groups in 70 countries and US positions। बहुत बढ़िया। विस्तार कैसे हुआ आंकड़ों के द्वारा याद देखिए आप। 2000 तक 2 लाख तक ए की जो मेंबरशिप पहुंची, 7,000 ग्रुप थे और 70 देशों में ए पहुंच गया। 1958 में डेज ऑफ वाइन्स एंड रोजेस फुल लेंथ टीवी प्रोडक्शन। The motion picture was produced in 1963. A cooperated on both A Publishing and Corp became A World Services Corporation। 1958 में मूवी निकली थी डेज ऑफ वाइन एंड रोजेस। ये एक यंग कपल के बारे में कहानी थी कि अल्कोहलिज्म से कैसे पहले उनका रिश्ता जो था वो डैमेज हुआ और आगे जाके उनके जीवन को, यानी कि उनकी लाइफ जो है वही खतरे में पड़ गई, यानी कि उनका जिंदा रहना मुश्किल हो गया। शराब ने इस तरह से उनको जकड़, और कैसे एक ए का सदस्य आगे आके उसने इनकी मदद करनी शुरू करी और इनको बचाया। ये मूवी थी और मूवी का नाम था डेज ऑफ वाइन्स एंड रोजेस। तो जब ये मूवी जो था, जब ये रिलीज हुई, लोगों ने देखा तो उनको पता चला है कि ए जैसी एक संस्था है जो ऐसे लोगों की मदद करती है और उनको बचा सकती है। तो ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन का ही काम इस मूवी ने किया। तो ये भी एक अहम ऐतिहासिक घटना थी 1958 में, जिससे ए हमारा आगे बढ़ा। 1960 में 25th एनिवर्सरी हुई ए की, और उसका जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन था वो कैलिफोर्निया में। 1960 में ही एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम था एवे ले एल्कुलिक्स। ये मैं फ्रेंच की किताब थी, इसका प्रोनाउंसिएशन में ठीक से नहीं कर पाऊंगा। एवे ले एल्कुलिक्स, इसका मतलब होता है फ्रेंच में, तो ये फ्रेंच भी पढ़नी पड़ रही है मेरे को। फ्रेंच में इसका ट्रांसलेशन होता है विद द एल्कोहलिक्स, हम एल्कोहलिक्स के साथ हैं। और ये किताब का प्रकाशन हुआ 1960 में फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रांस में। और इस किताब के जरिए स्टिमुलेट्स ग्रोथ, जोसेफ कैसल नाम के का इसका ऑथर था, और इसने ए का जो ग्रोथ थी, ए का जो ग्रोथ ए फ्रांस और जर्मनी में, देखो अभी तक ए यूरोप में इतने विस्तार से नहीं पहुंचा था। हाँ, यूके में पहुंच गया था, लेकिन जो बाकी कंट्रीज थी यूरोप की वो थोड़ी सी क्लोज थी ए के कॉन्सेप्ट को लेकर। लेकिन 1960 में जब इस किताब का प्रकाशन हुआ, फ्रांस और जर्मनी जैसी जगहों में भी ए का प्रचार शुरू हुआ। 1961 में बिल्स एक्सचेंज लेटर्स विद डॉक्टर कार्ल जुंग। कार्ल जुंग हेल्प्ड अल्कोहलिक्स लेटर सीन एज फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ ए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो शुरुआती दिन थे, उसके पहले ही जब हमने पढ़ा है चैप्टर देयर इज अ सॉल्यूशन में कि कैसे रोलैंड हैजर्ड और डॉक्टर कार्ल जुंग की जो मीटिंग हुई थी, उसमें कार्ल जुंग ने जो बातें कही थी, उससे पहला कदम जो था ए का वो वहीं से निकल गया। और इस बात की जो सच्चाई थी, इस बात की सराहना हमेशा बिल डब्ल्यू ने करी, और काफी पत्रों का, उस टाइम पे टेलीफोन और टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, लेटर राइटिंग बहुत चलती थी, तो लेटर्स जो एक्सचेंज हुए डॉक्टर कार्ल जुंग और बिल डब्ल्यू के, वो इस दौरान। 1962 में पब्लिकेशन ऑफ 12 कॉन्सेप्ट्स फॉर वर्ल्ड सर्विसेज रिटन बाय डब्ल्यू। 12 कॉन्सेप्ट्स
सर्विस के कॉन्सेप्ट हैं। 1962 में इनका प्रकाशन हुआ, बिल डब्ल्यू द्वारा लिखे। 1963 में फर्स्ट रीजनल ट्रस्टीज इलेक्टेड टू द जनरल सर्विस बोर्ड। दिस प्रोसीजर रिप्लेसेस द एरिया ट्रस्टी तो इलेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल स्टेट। अंडर द न्यू प्रोसीजर द यूएस इज डिवाइडेड इनटू 6 रीजन्स। इसके बारे में मैं बाद में हम इसके गहराई में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि कैसे जो स्ट्रक्चर्ड सर्विस बॉडीज जो बनी उनका कैसे गठन हुआ, और कैसे जैसे जैसे विस्तार होता गया तो एरिया से रीजनल कॉन्सेप्ट आने। पहले हर एक स्टेट की अपनी अलग बॉडी थी सर्विस की, लेकिन अब रीजन्स में बंटने लगी वो, और पूरे अमेरिकन यूएसए को सिर्फ 6 रीजन्स में बांटा गया। 1963 to 67 इस दौरान पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ ऑफ ओवरसीज, यानी कि अंतरराष्ट्रीय रूप से ए का जो है वो रैपिड ग्रोथ हुआ। लिटरेचर का पब्लिकेशन हुआ, लिटरेचर की ट्रांसलेशन हुई, एंड बेटर इनकल्केशन ऑफ ए ट्रेडिशंस, यानी कि ए के जो ट्रेडिशंस थे उनकी स्थापना के बाद उनको अपनाना, उनको लागू करना अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, उसका गठन हुआ। प्रेम जी, शुड आई कैरी ऑन? मेरे को, क्योंकि मेरे को लग रहा है 5-7 मिनट और लगेंगे। आप चाहते हो तो मैं आई कैन क्लोज एंड कंटिन्यू टुमारो, इफ यू वांट। ओके सर, ओके। शुड आई कैरी ऑन? कंटिन्यू करिए सर, ओके। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। ओके। 1965 में तीसरी जो 30th एनिवर्सरी कन्वेंशन में 30 साल हो गए एक 1965 में टोरंटो कनाडा में। अटेंडेंस 10,000 की। डिक्लेरेशन हुआ यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज का। When I am responsible, when anyone anywhere reaches out for help, I want the hand of A always to be there, and for that I am responsible. ये इस कन्वेंशन की कीस्टोन की नोट था हम सब। और यहीं पे गिफ्ट पॉकेट साइज एडिशन ऑफ 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस रिलीज्ड एट टोरंटो। कलर फिल्म डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस्ड फॉर ग्रुप यूज ओनली, व्हिच बिल एंड लुइस टेल द अर्ली ए स्टोरी। डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें बिल और लुइस ने अपनी शुरुआती दिनों की, एक ही जब वो अल्कोहलिज्म के साथ स्ट्रगल भी कर रहा था और वो सोबर हुआ, उन दिनों की एक चलचित्र का एक स्टोरी बनाई गई और उसको दिखाया गया सिर्फ ए यूज के। 1966 में चेंज इन रेशियो ऑफ ट्रस्टीज इन द जनरल सर्विस बोर्ड टू प्रोवाइड फॉर अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ अल्कोहलिक मेंबर्स। इसके बारे में बाद में जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज है, इसकी गहराइयों में बाद में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1966 में एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ और रीजनल ट्रस्टीज बढ़े, जो पहले 6 थे वो 8 हुए, और क्योंकि कनाडा भी शामिल हो गया एक अहम रूप में ए के अभियानों में। 1967 में पब्लिकेशन ऑफ द बुक ए वे ऑफ लाइफ, नाउ टाइटल्ड एज बिल सीजर। ये किताब भी आपने पढ़ी है, इसका नाम था पहले ए वे ऑफ लाइफ, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ा एज बिल सीजर। फीचर्स एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बिल डब्ल्यू राइटिंग्स इन दिस पीरियड, और the number of A groups increases from 5,927 to 13,279. Groups overseas come to represent about 20% of A population. और कैसे A का विस्तार हुआ 55 और 67 के बीच में, उसका आंकड़े आ गए। And 1969 में first World Service meeting held in New York, October 9 to 11 with delegates from 14 countries. Biennial meetings after 1972. Biennial मतलब हर 2 साल में मीटिंग होने लगी 1972 के बाद, लेकिन 1969 में पहली मीटिंग हुई वर्ल्ड सर्विस मीटिंग, यानी कि पूरे देश में, पूरे अंतरराष्ट्रीय मोर्चे से लोग आने लगे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो थे शेयर करने लगे और आगे का एक रोड मैप बनाने लगे। 1970 में 35th एनिवर्सरी इंटरनेशनल कन्वेंशन हेल्ड एट मायामी बीच, फ्लोरिडा। 1970 में अब 35 साल हो गए को, और फ्लोरिडा मायामी में इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ। 11,000 अटेंडेंस थी। बिल्स लास्ट पब्लिक अपीयरेंस 1971 में बिल डब्ल्यू का दुखद निधन। 1970 में लास्ट पब्लिक अपीयरेंस, सार्वजनिक उसकी एक जो लास्ट उसकी आखिरी है, लोगों ने उसको देखा। डिक्लेरेशन ऑफ यूनिटी, और इसका की नोट था, थीम थी इस कन्वेंशन थी यूनिटी। 1971 में बिल का दुखद निधन, जनवरी 24 को मायामी में। His name, picture and story carried worldwide in public media for the first time. अभी तक एनोनिमिटी के वजह से बिल डब्ल्यू का ज्यादा तस्वीरें उसकी या उसके लेख या उसके बारे में उसकी वार्ताएं नहीं सामने आ रही थी, लेकिन मौत के बाद एनोनिमिटी का कोई मतलब नहीं रहा, तो
उसके बाद उसके नेम, उसका नाम, उसकी तस्वीर, उसकी कहानी पूरे मीडिया में छा गई। और 14 फरवरी को 1970 में एज ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड बोल्ड मेमोरियल सर्विसेज की याद में प्रार्थना सभाएं। 1973 में पब्लिकेशन ऑफ बुक केम टू बिलीव, जो हमने पढ़ी हुई है, 1973 में प्रकाशित हुई। 1973 अप्रैल में ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस रीचेस द 1 मिलियन, 10 लाख प्रकाशित हुए बिग बुक। 1975 में 40th एनिवर्सरी कन्वेंशन ये हुई डेनवर कोलोराडो में। यहाँ पे 19,000 लोगों ने भाग लिया और उन्होंने इसकी थीम थी लेट इट बिगिन विद मी, यहीं पे मेरे साथी, मेरे से ही शुरुआत हो एक मूवमेंट। 1975 में लिविंग सोबर, इसमें डिटेल प्रैक्टिकल मेथड्स हाउ ए मेंबर्स यूज फॉर नॉट ड्रिंकिंग। और 1976 में दोबारा से वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट्स क्या कहती हैं कि 10 लाख मेंबर हो गए हैं और 28,000 ग्रुप बन गए। और 1976 में ही तीसरा एडिशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पब्लिश हुआ। 1978 में ग्रेपवाइन कैलकुलेशन एक्सीड्स 100,000। जो हमारी मानसिक मैगजीन है उसका 1 लाख से ऊपर उसका सर्कुलेशन हुआ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो हमारी जो बिग बुक है 1978 में ही इसने अपने 20 लाख का आंकड़ा पार किया। 1980 में registrations reached 22,500 as A's gather for the New Orleans to celebrate the joy of living in the 45th anniversary of A. 45th anniversary जो A हुई न्यू ऑर्लियंस में हुई, 22,500 लोगों ने इसमें भाग लिया। इसका थीम था जॉय ऑफ लिविंग। द बुक बॉब एंड द गुड ओल्ड टाइमर्स भी 1980 में प्रकाशित हुई। Included at the convention combines biography of the history of A in the Midwest, यानी कि डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स, जिसके बारे में हम पहले पढ़ना के बारे में सोचते थे, ये डॉक्टर बॉब की बायोग्राफी है, उसकी अपनी कहानी डॉक्टर बॉब की। और उस टाइम पे जो ओल्ड टाइमर्स थे मिडवेस्ट में, यानी कि क्लीवलैंड और एक्रोन में, उनकी कहानियां इसमें शामिल है। 1981 अगस्त में आते आते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिग बुक पासेस द 30 लाख मार्क। 30 लाख किताबें बिग बुक की बिक्री 1981। कैसे बिग बुक की बिक्री का, और बिग बुक में अल्कोहलिक्स एनोनिमस और ए में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संख्या कैसे बढ़ी है, उसके आंकड़े हमने देखे हैं। बारी बारी से हमको बीच बीच में बता रहा है वो कैसे विस्तार होता जा रहा है, और कैसे पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिग बुक इज आल्सो इंक्रीजिंग। और जैसे कि हमने देखा था कि ये इसका 1988 में हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे लुइस बर्नहम विल्सन की डेथ के साथ 5 अक्टूबर 1988 में। तो ये थी यात्रा दोस्तों। इसके बाद की यात्रा जो 88 की ये हमारे पास नहीं है। अब उसके बाद भी देखिए आप 25 साल और 13 साल 38 साल 37 साल और हो गए ए को, लेकिन हमारी जो इस किताब में इसमें यहीं तक इतिहास है। और यहाँ तक जो ऐतिहासिक घटनाएं यही सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इसके बाद तो अब एक मोमेंटम आ गया है, मैं उस मोमेंटम में ज्यादा चल गई। लेकिन जो स्थापना के टाइम पे जो इनिशियल टीचिंग प्रॉब्लम थी, उसमें किन लोगों ने योगदान दिया, क्या अहम लैंडमार्क्स थे, वो मैंने आज आप लोगों के साथ साझा किया इस किताब के जरिए। समय मैंने कहा था पहले ज्यादा लगेगा, थोड़ा ज्यादा लग गया, बट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन नाउ। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू यू प्रेम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1934 से लेकर 1928 तक का लैंडमार्क ए हिस्ट्री इस बुक में जो दिया हुआ, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। शॉर्ट रूप में सब कुछ समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा कि राजेश जी आगे आए प्लीज, और अब हिस्ट्री पर कुछ आप हमें बताएं। जी, ये हिस्ट्री पे बातें हो रही है। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू प्रेम जी सर्विस के लिए, और अतुल जी बहुत ही बढ़िया। एक एक घटना का जिक्र करना और इतने कम समय में, बहुत ही बढ़िया जी। एक्चुअली क्या है, बिल ने खुद भी जब कई बार स्टेटमेंट दी है, बिल को हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बिल डब्ल्यू एक मैसेंजर था और अब मैसेज देने में वो पूरे तरीके से कामयाब हो गया है। क्योंकि डेटों में बहुत बड़ा मंथ का, सनों का कंफ्यूजन है, बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम इन चीजों को
दूसरे नजरिए से पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बिल एक मैसेंजर था, और गॉड मैसेंजर बोलूंगा मैं। जैसे ईश्वर ने किसी आदमी को मैसेज देने के लिए भेजा था ना, और वहां कोई कमी नहीं। और ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम बिल को देखते हैं तो कई घटनाएं इसमें, डेट नहीं, मंथ ही बहुत चेंज होंगे। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि 1937 नवंबर का जिक्र करा है, 1937 ये अक्टूबर की घटना है। फिर दिसंबर में जो है 1937 में हमारी डी रॉकफेलर के साथ पहली मीटिंग हुई थी। यहाँ पर 1938 फरवरी लिखा हुआ, बहुत सी ऐसी, मतलब लगभग हर एक घटना के पीछे, क्योंकि बिल ने कभी भी डेट डूट का ध्यान रखा नहीं। और पहले तो मेरे को लगता था यार ये हुआ क्या है कि एक किताब में बिल ने ये डेट ये मंथ लिख दिया है, दूसरी किताब में ये लिख दिया है। फिर मैंने देखा कि वो बंदा जो था वो मैसेंजर था भैया, वो हम लोगों को मैसेज देने के लिए आया था, और बड़ी भली भांति मैसेज देके गया है। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं हम विस्तार से तो इस किताब में पढ़ेंगे आगे चल के। और बहुत सी ऐसी चीजें जो साथ साथ इनके साथ साथ जो है वो घटती चली। जैसे ये इन्होंने जिक्र करा है, ये पहला जो, मतलब ये $5,000 और बाकी पैसे देने का रिफ्यूज करा। तो ये रॉकफेलर के बेटे थे निकलसन रॉकफेलर, उनके साथ हमारी ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1937 में। और ये अगस्त है जो मतलब पहला जो हमारा अल्कोहलिक फाउंडेशन का ऑफिस बना है, वो अगस्त 1938 और यहाँ मई लिखा हुआ है। तो कई जगह उस तरीके से है, लेकिन हम लोग उन डेटों को ना, एक्चुअली क्या है कि अब हमारे पास कंसेप्ट आ गए हैं, तो कंसेप्ट आने से क्या है, कंसेप्ट की किताब आने से हम लोगों को एग्जैक्ट डेट के लगभग हम आसपास पहुंच जाते हैं। क्योंकि कई किताबों का लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, खासकर डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में जो डेट और टाइमिंग है ना, मेरे को सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जो मिली डेट और टाइमिंग की, वो डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में मिली। कारण क्या है कि उस किताब में लगभग 100 से 150 अल्कोहलिक जो उस टाइम के उस पीरियड के जो अल्कोहलिक थे, उन्होंने वो सारी किताब में वो घटनाओं का जिक्र करा कि मैं किस महीने में आया, या मैं कौन से सन में आया, या फलाने मेंबर का कौन से उसमें रिलैप्सेस हुआ। तो काफी जो है एक्यूरेसी मिल जाती है। लेकिन मेन चीज ये है कि इस किताब में जो चीज हम लोगों को मिलने वाली है ना, मेन पूरी हिस्ट्री अल्कोहलिक एनोनिमस की, +12 +12 +12 पूरे कदमों का जिक्र, कैसे बने बिग बुक, कैसे बनी, कैसे अल्कोहलिक एनोनिमस की ग्रोथ हुई, आगे कैसे हम लोग बढ़े। और उसके बाद 12 परंपराओं के ऊपर आर्टिकल जो इसमें है, जबरदस्त आर्टिकल है वो जो इस किताब में है। फिर उसके ऊपर किस प्रकार से हमारे जो ये कॉन्फ्रेंस का सिस्टम आया, क्यों उस सिस्टम की जरूरत पड़ी, किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ, कब किसने कौन सा काम करा। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो साथ साथ इसके चलती रहेंगी। अब यहाँ पर इन्होंने ये जो समर का लिखा है 1939 में, ऑक्सफोर्ड ग्रुप से हम लोग ये पहली मीटिंग हमारी सितंबर 1939 में। बातें हालांकि होने लगी थी क्योंकि क्लेरेंस स्नाइडर के साथ एक्रोन में थोड़ा खटपट चल पड़ी थी। और जो कल अरुण जी ने बोला वो मेरे को बड़ा, मतलब वो सेंटेंस, और मैं बाद में भी उस चीज का जिक्र कर रहा था कि मेरे को पता नहीं था कि फादर एडवर्ड जो थे वो कैथोलिक थे। मतलब कहाँ से मेरे को कि, और जब वो सैम शूमेकर का तो पक्का पता था मेरे को, नहीं वो पक्का प्रोटेस्ट थे, वो तो मेरे को पक्का पता था। लेकिन दोनों का 1955 में एक प्लेटफॉर्म पे बैठना, और जो ये बिल ने नाइन्थ ट्रेडिशन में लिखा है ना, वो सेक्टर रिलीजन का आपस में टकराव बहुत ज्यादा है। मतलब एक ही धर्म के दो सेक्टर जो थे वो आपस में टकराव। और यार अल्कोहलिक एनोनिमस कन्वेंशन में दो जो प्रमुख हैं उस धर्म के, वो साथ साथ बैठे हुए थे। तो कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में भी हम लोगों को जो है वो आगे चल के पता लगने वाला है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं यार, बड़े भेद खोलने वाले हैं। और अतुल जी ने सच में, जैसे उस किताब का नाम, अब मैंने ये सोचा था कि ये बिग बुक की ट्रांसलेशन हो सकती है जर्मनी या फ्रेंच में, लेकिन वो किताब का नाम विद द अल्कोहलिक। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जब हम डीप डाउन जाएंगे ना, तो और चीजों का पता लगने शुरू हो जाएगा। एक बड़ी घटना का इसमें जिक्र नहीं, और मेरे को थोड़ा सा लैक लगा क्योंकि सितंबर 1939 में लिबर्टी मैगजीन में अल्कोहलिक एंड गॉड, होल्टन अवर सेलर, हमारा पहला टेक ऑफ
जो उसका जिक्र नहीं मिला, और बीच अंदर में है, अंदर में पेज है वो। और फिर एक चीज और है, वो हैंक पी ने 11 अप्रैल 1939 को जो पहली बिग बुक की एडवर्टाइजमेंट न्यूयॉर्क टाइम्स में दी थी, और बिग बुक पे पहला रिव्यू जो किसी न्यूज़पेपर ने हम लोगों को दिया था, उसका उसका भी जिक्र हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस लैंडमार्क में हम लोगों को देखने को नहीं मिली, और आगे चल के हम लोगों को मिलेंगी। तो बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा जी, अलग अलग घटना का जिक्र करना तो बहुत ही असंभव सी बात है। धन्यवाद, थैंक यू।